मैं मर जाता हूँ स्टेज पे, मैं होता नहीं। तो अगर किसी को कल का सोनू निगम बनना हो तो उसे क्या करना होगा? सब किसी को मेरे नए क्यों बनना है, सब अपना बनेंगे। ये दिल दीवाना या मैं अगर कहूँ? ये दिल दीवाना। ये दिल दीवाना या सूरज हुआ मध्यम? ये दिल दीवाना। ये दिल दीवाना या तन्हाई? ये दिल दीवाना। My God, should we be having artistic collaborations with Pakistan, especially in the light of Operation Sindoor? The Right Angle with Sonal Kalra. Hello and welcome to the new episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. सिंगर सोनू निगम को उनका गाया कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? सोनू निगम को ये क्यों लगता है कि किसी को कल का सोनू निगम नहीं बनना चाहिए? जिस बेबाकी से सोनू निगम ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जवाब दिया है, आप ये सब मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते और ये सब आपको मिलेगा इस एपिसोड में। बट उससे पहले लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। वो गेम याद है आपको, वो फूल की पत्ती वाला, शी लव्स मी नॉट? बस यही चल रहा है बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और उनके हस्बैंड परुपल्ली कश्यप के बीच में। जुलाई में साइना अनाउंस्ड दैट दे हैव डिसाइडेड टू सेपरेट आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज, लेकिन यू टर्न ले लिया कुछ ही दिन पहले व्हेन दे अनाउंस्ड दैट दे हैव डिसाइडेड टू try again. Saina wrote along with the picture of the couple that sometimes distance teaches you the value of presence. Well, we really hope all is well हो जाए इन दोनों के बीच में। सिंगर केटी पेरी और कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो सीम टू बी डेटिंग। मतलब अब वर्ल्ड पीस के लिए डिप्लोमेसी नहीं, पॉप कॉन्सर्ट्स चलेंगे। और बेवॉच स्टार पैमेला एंडरसन is now taken by actor Liam Neeson. Liam Neeson 73 years के हैं, पैमेला एंडरसन 58 years के हैं। इट्स लवली टू सी देम फाइंड लव इन दिस एज। और बात प्यार की चल रही है तो एक्टर टॉम क्रूज एट द एज ऑफ 63 also seems to have found love in Anna Diarms, who's 37. She's also a famous actress. मतलब दोनों में 26 साल का फर्क है, लेकिन प्यार एज का फर्क दिखता ही कहाँ है। ये तीनों कपल्स के डेटिंग रूमर्स ने फैंस को इस हफ्ते खूब सरप्राइज करके रखा। कार्तिक आर्यन इस हफ्ते काफी मुश्किल में ऑलमोस्ट फंस गए थे कि उनकी टीम ने क्लैरिफिकेशन देके फटाफट उनको बाहर निकाल लिया। हुआ ये कि कार्तिक आर्यन वाज सपोज्ड टू अपेरेंटली बी प्रेजेंट एट एन इंडिपेंडेंस डे इवेंट जो ह्यूस्टन यूएसए में होने वाला था, जिसके ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंटियर्स थे। तो जो फेडरेशन है ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज फाइस, उन्होंने कार्तिक आर्यन को नोटिस भेजा कि भैया आप पाकिस्तानियों के लिए कैसे कर सकते हैं, इंडिया वैसे इस वक्त पाकिस्तान से कोई वास्ता रखना चाहता नहीं है। तो फटाफट कार्तिक आर्यन की टीम ने क्लैरिफाई कर दिया इन अ स्टेटमेंट, एंड आई एम कोटिंग, कार्तिक आर्यन इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस इवेंट इन एनी कैपेसिटी. ही हैज नेवर मेड एन ऑफिशियल announcement about participating in this event. We have contacted the organizers and requested to remove all promotional materials featuring his name and image. Well done and well in time. In a country like India, जहाँ 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ का मतलब होता है अभी घर से भी नहीं निकला हूँ, और शादी के 7 बजे का टाइम सिर्फ कार्ड पे ही अच्छा लगता है, वहाँ प्रोमिसेस निभाना कोई आम बात नहीं है। ये तो एक लग्जरी है जो सिर्फ याददाश्त और नीयत दोनों स्ट्रांग हो तभी पॉसिबल होता है। इस वीक का हमारा सॉल्व है आमिर खान के एक ऐसे ही प्रॉमिस के बारे में जो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया, लेकिन इसका लास्टिंग इफेक्ट पड़ सकता है ऑन बोथ द मार्केट एंड हिज क्रेडिबिलिटी। OTT पर कभी अपनी फिल्म्स को ना लाने का दावा करने वाले आमिर खान ने खुद ही कर दिया इस दावे को लेफ्ट स्वाइप when he announced that his latest film Sitare Zameen Par would release in a pay-per-view model on YouTube after just about a month of its theatrical release. फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी जून 20 को और अगस्त 1 को आ गई आपके फ़ोन, आपके टैबलेट, आपके टीवी पर। नॉट ऑन नेटफ्लिक्स, नॉट ऑन प्राइम, बट ऑन यूट्यूब, आमिर खान टॉकीज के नाम के चैनल पर। तो जब आमिर ने ये प्रॉमिस तोड़ा तो उन्होंने लोगों से माफ़ी मांग ली, बहुत ही ओपनली, ट्रांसपेरेंटली। He said, and I quote, "I fold my hands and apologize because I lied when I said Sitare Zameen Par would not be released on YouTube. I did it because I had no other choice. I had to protect the film's theatrical business. I'm very loyal to theatres. My life began with cinema. So I have always strived to protect the theatrical business of my films. Still, I apologize because I had to lie. Otherwise, my dreams for this film would have ended there." Unquote.
वेल ऐसा नहीं था कि OTT प्लेटफॉर्म्स लाइन में नहीं लगे हुए थे उनकी फिल्म को स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने के लिए। 120-125 करोड़ तक की बातें हम सुन रहे थे कि उनको ऑफर दिया गया था। ऑल्सो द को प्रोड्यूसर, ही इज़ ऑल्सो द को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, तो ये डिसीजन उनके ही हाथ में था। पर उन्होंने बोला आई डोंट वॉन्ट 125 करोड़ फ्रॉम OTT, आई जस्ट वॉन्ट 100 रुपये फ्रॉम माई ऑडियंस। सिर्फ सितारे ज़मीन पर ही नहीं, आमिर के जो प्रोडक्शन हाउस की जितनी भी फिल्में आज तक बनी है, जैसे लगान, जाने तू या जाने ना एट्सेट्रा, वो सब भी उनके इस यूट्यूब चैनल आमिर खान टॉकीज़ पे अवेलेबल होंगी। बेसिकली MCU के बाद अब बारी है ACU यानी कि आमिर सिनेमैटिक यूनिवर्स की। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया क्या इस मॉडल के लिए रेडी है। इस मॉडल को D2C भी कहते हैं, विच इज़ डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ऑफ प्रोवाइडिंग फिल्म्स। इसको समझने के लिए 3 रीजंस होते हैं, मतलब क्यों D2C मॉडल जो है वो चल सकता है। पहला रीज़न है एक्सेस। इंडिया करंटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मंथली यूट्यूब यूजर्स इन द वर्ल्ड। तकरीबन 476 मिलियन एक्टिव यूजर्स है यूट्यूब के इंडिया से सिर्फ, एंड दिस इज़ अ डायरेक्ट चैलेंज टू द स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम। सबके फ़ोन में यूट्यूब की ऐप 99% आपके फ़ोन में ऑलरेडी होती है। आप नया फ़ोन खरीदेंगे तो उसमें यूट्यूब जो है वो प्री लोडेड होता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईज ऑफ एक्सेस। द सेकेंड ईज ऑफ पेमेंट। मोर देन 450 मिलियन, मतलब कि रफली 45 करोड़ लोग इंडिया में आज की डेट में UPI की पेमेंट यूज़ करते हैं। एक तो झट से पैसे कट जाते हैं पेमेंट पे, आप यूट्यूब का स्कैनर से स्कैन करते हो, आपके पैसे कट जाते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आपकी जेब से गया है। और 100 रुपये का पेमेंट इतनी बड़ी बात ही नहीं लगता, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस में आप जाते हैं तो तकरीबन 400-500 रुपये तो टिकटों पे खर्च हो जाता है, और जो पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक पे खर्च होता है वो अलग। यहाँ 100 रुपये में पूरी फैमिली अब फिल्म देख सकती है, अफोर्डेबल सिनेमा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। थर्ड थिंग, प्रोडक्ट। आमिर खान की फिल्म है तो नेचुरली बज़ उसका हाई था। पूरी फिल्म रिलीज़ करने के 1 महीने के बाद अगर फैमिली बैठ के घर पे उसको पकौड़े खाते हुए चाय पीते हुए देख सकती है सिर्फ 100 रुपया देने के बाद, तो कोई हर्ज भी नहीं लगता। और OTT की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत की भी नहीं लगती, वेदर इट्स मंथली और इट्स एनुअल। वीडियो ऑन डिमांड भी एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक चीज़ होती है SVOD, मतलब सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। तो ये जितने नेटफ्लिक्स, प्राइम, जियो हॉटस्टार टाइप के OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये SVOD मॉडल पे चलते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 1 महीने का, और उसके बाद आप नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे जितना भी कंटेंट है देख सकते हैं। दूसरी टाइप की चीज़ होती है AVOD, उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड, जिस पे कंटेंट तो फ्री होता है लेकिन बीच बीच में एड्स आते रहते हैं, जैसे यूट्यूब। तो यूट्यूब AVOD मॉडल के ऊपर चलता है, लेकिन उसमें भी अब यूट्यूब का एक प्रीमियम वर्जन आ गया है जिसमें आप 149 रुपीज़ देते हो तो आपको एड्स डिस्टर्ब नहीं करती हैं, एड फ्री कंटेंट मिलता है। तीसरी चीज़ होती है TVOD। TVOD का मतलब है ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड, जो कि आमिर खान ने चूज़ किया है फॉर सितारे ज़मीन पर। उसका मतलब ये है कि आपने पैसे दिए और वो फिल्म आपके यूट्यूब पे तकरीबन 48 आवर्स के लिए आपको रेंट पे मिल जाती है। 48 आवर्स तक आप उसको जितनी मर्जी बार देख सकते हो, लेकिन उसके बाद वो आपके चैनल से गायब हो जाती है। तो इससे बोलते हैं TVOD। आपको पता है कि आमिर खान के इस मूव के पीछे एक बड़ा पॉसिबल रीज़न है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, दे हैड रियली स्टार्टेड डिक्टेटिंग टर्म्स टू फिल्म मेकर्स। जब ये प्लेटफॉर्म्स इनिशियली आए थे तो दे वर ओनली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑडियंस को डिफरेंट टाइप का कंटेंट थोड़ी इजीली अवेलेबल होता था, स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक। लेकिन पहला रेड फ्लैग तब हुआ जब पता चला कि ये प्लेटफॉर्म्स जो आए तो थे अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलकर, उन्होंने स्टार सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने भी थोड़ा अपनी मसल पावर दिखानी शुरू कर दी है फॉर बिग स्टार्स। आप में से कुछ को शायद याद होगा कि तकरीबन 5 साल पहले एक्टर्स कुणाल खेमू और विद्युत जामवाल ने इस बात को कॉल आउट किया था कि OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर रहे हैं। जियो हॉटस्टार उस वक्त चैनल था, उन्होंने एक बहुत बड़ा फंक्शन करके अपनी स्लेट अनाउंसमेंट की थी। स्लेट अनाउंसमेंट का मतलब होता है कि कौन सी बड़ी बड़ी फिल्में या वेब सीरीज उस OTT प्लेटफॉर्म में अगले 6 महीने या अगले 1 साल में आएगी। तो जब जियो हॉटस्टार ने अनाउंसमेंट की तो उन्होंने कुणाल खेमू की फिल्म लूट केस और विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज, इनको अपनी अनाउंसमेंट्स में इंक्लूड ही नहीं किया। मतलब कहीं उनका नाम था शायद, लेकिन सारी की सारी अटेंशन उन्होंने दी बड़े स्टार्स की फिल्मों को। यहाँ तक बात पहुँच गई कि लॉन्च इवेंट पे कुणाल खेमू और विद्युत जामवाल को बुलाया तक नहीं गया। कुणाल खेमू ने उस वक्त ट्वीट किया था कि इज्जत और प्यार मांगा नहीं कमाया जाता है, कोई ना दे तो उससे हम
छोटे नहीं होते, बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो, छलांग तो हम भी ऊंची लगा सकते हैं। और Vidyut Jamwal had also taken a dig at the OTT platform and said, a big announcement for sure, 7 films scheduled for release, but only 5 are deemed worthy of representation. 2 films received no invitation or no intimation. It's a long road ahead. The cycle continues. तो ये जो OTT का जो क्लाउड है ना, ये इस कदर बढ़ चुका है कि अब हमें इंडस्ट्री के सोर्सेज बताते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल फिल्म को रिलीज कब होना चाहिए वो भी डिक्टेट करने लग गए हैं। मतलब थिएटर में कब रिलीज होना चाहिए ये भी OTT प्लेटफॉर्म्स बता रहे हैं। वी आर टोल्ड दैट प्लेटफॉर्म्स जब फिल्म खरीदते हैं प्रोड्यूसर से, उस वक्त इस कदर नेगोशिएशंस होती हैं कि उनके सामने कंडीशंस पे कंडीशंस रखती जाती है। जैसे कि फिल्म को आप इस तारीख पे रिलीज करोगे और ये इस तारीख पर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। मेकर्स इतनी जल्दी फिल्म को OTT पर रिलीज नहीं करना चाहते, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स की बुलिंग जो है वो जारी रहती है। और ऑफ कोर्स मेकर्स चाहते हैं कि ज़्यादा देर फिल्म थिएटर पे रहे, और इसीलिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स ये कहते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते 8 हफ्ते का गैप तो होना चाहिए। लेकिन अगर OTT प्लेटफॉर्म्स नेगोशिएट ही इस बात पे करेंगे कि आप 4 ही हफ्ते में फिल्म लेके आ जाइए, वेदर इट्स नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो और ZEE5 और विच एवर, तो ऑब्वियसली ये बुलिंग है और ये बुलिंग चल रही है। एक और तरीका है जिसके थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स जो है वो आजकल अपनी बहुत ज़्यादा चलाने लग गए, वो ये है कि जब वो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट सेट होता है कि फ़िल्म को OTT पे आने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा प्लेटफॉर्म की तरफ से। लेकिन अगर वो फिल्म थिएटर में नहीं चलती तो विली नीली OTT प्लेटफॉर्म्स कई बार अपने दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाते हैं और उस पैसे को कट कर देते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म्स के अपने दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट से मुकरने का एक एग्जाम्पल तब हुआ जब प्रोड्यूसर वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट accused Netflix of not honoring its payment obligations after the completion and release of 2 of its films, Mission Raniganj and Bade Miyan Chote Miyan. The platform, which was Netflix, in turn said that the producer owed them money, and then उनका झगड़ा went on for a while, after which they did an out of court settlement. बेचारा प्रोड्यूसर अपना लॉस कम करने के लिए 10 रुपए की जगह 5 रुपए में उस फिल्म को देने के लिए मान जाता है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ। उसको लेकर इतना बवाल हुआ, आफ्टर इट्स थिएट्रिकल रिलीज एक्चुअली डिड नॉट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस, और उन्हें कम प्राइस में OTT पे अपनी फिल्म को जल्दी रिलीज करना पड़ गया। इस चक्कर में उन्होंने 8 वीक का विंडो, जिसका मतलब जो 8 वीक का मैंडेटरी गैप था बिटवीन थिएटर एंड OTT, उसको भी ब्रेक कर दिया, और they had to pay a penalty of 25 lakhs. I mean, Kamal Hassan and the producers had to pay penalty because उनके एसोसिएशन का ये रूल था कि 8 हफ्ते से पहले फिल्म OTT पे नहीं आएगी, लेकिन ठग लाइफ सिर्फ 4 हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स पर आ गई थी। और तो और प्रोडक्शन हाउसेज डू दीज पैकेज डील्स विथ प्लेटफॉर्म समटाइम, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप हमें इतने पैसे दीजिए और हमारी आने वाली फिल्मों के स्ट्रीमिंग राइट्स पे हम आपको एज अ बंडल्ड चीज़ दे देंगे। इस चक्कर में OTT प्लेटफॉर्म्स के चलने लग गई है इस बात में भी कि उस फिल्म में किस एक्टर की कास्टिंग की जाएगी। हमें इंडस्ट्री के सोर्सेज बताते हैं कि फिल्म में एक बड़ी फिल्म में एक एक्टर को रिप्लेस किया गया बिकॉज जो OTT प्लेटफॉर्म था उसने ये बोला कि आप किसी और को लेंगे तो उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग ज़्यादा है, इस वजह से वो एक्टर ड्रॉप हो गया। पहले ये सब कभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की इतनी चलती नहीं थी, बट ये भी अब होने लग गया है। ये सब तो हो गई बात OTT प्लेटफॉर्म के ग्रोइंग क्लाउड की। ऐसा TVOD मॉडल जो आमिर खान ने शुरू किया है, ये वैसे पहली बार नहीं हो रहा। 2013 में कमल हासन ने एक फिल्म बनाई थी विश्वरूपम, जिसको भी उन्होंने डायरेक्ट टू होम पे लाने की कोशिश की थी। एक दिन पहले उन्हें रिलीज करना था, 1000 रुपये का रेट रखा था, लेकिन थिएटर वाले एकदम भड़क गए, कंट्रोवर्सी हो गई और अल्टीमेटली उनको अपना ये प्लान जो है वो ड्रॉप करना पड़ा। कोविड के टाइम सलमान खान की एक फिल्म थी राधे, जो ऐसे जी प्लेक्स पे रिलीज हुई थी 249 पे, सिर्फ उसी फिल्म के लिए आप 249 रुपीज़ दे के देख सकते थे, लेकिन वो पेंडेमिक का एक स्पेशल केस था। इस बार जो आमिर खान कर रहे हैं सितारे ज़मीन पर के साथ, वो एक्चुअली चॉइस से कर रहे हैं, बिना किसी कंपल्शन के। इनफैक्ट सोर्सेज हमें बताते हैं कि जो आमिर खान वाला रूट है, ये काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स और स्टार्स आर एक्चुअली प्लानिंग टू टेक, बिकॉज काफ़ी लोग तंग आ चुके हैं OTT की रिस्ट्रिक्शंस से और उनको छुटकारा चाहिए। दिस साउंड्स लाइक अ डिजास्टर फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स अनलेस दे चेंज देयर वेज, दे कंट्रोल द सब्सक्रिप्शन फी एंड ऑल्सो दे डू नॉट गिव अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स सर्टन नेम्स एंड देन लीव आउट सर्टन अदर्स। OTT पर व्यूअरशिप की फिगर्स कभी भी रिवील नहीं की जाती। एक्चुअली OTT का ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट नहीं है और स्ट्रीमलाइन भी नहीं है। आपको ये कभी ढंग से पता नहीं चलेगा कि OTT पे जो फिल्म आई उसको एक्चुअली कितने लोगों ने देखा, और उससे ज़्यादा
उस फिल्म के लिए कितने लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया, ये जनता को कभी पता नहीं चलता। OTT के अपने एनालिसिस में ज़रूर पता चलता होगा, बट देन दीज काइंड ऑफ फिगर्स आर नेवर रिवील्ड आउट इन द ओपन, सो यू नेवर गेट टू रियली नो। OTT शुड rather than going on these numbers, they should rather see कि किस टाइप की फिल्म से उनको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। एक और चीज़ जो OTT चैनल्स के बारे में पता नहीं चलती वो ये है कि उनका बेसिस क्या होता है प्रोजेक्ट्स को पैसे देने का। मतलब कि कई बार एक बहुत बड़े स्टार की एक बहुत बड़ी फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रेट पे ख़रीद लिया जाता है, जबकि वो फिल्म ऑलरेडी थिएटर पे इतनी चल चुकी है कि शायद OTT पे बहुत कम लोग अब उसको देखने के लिए बचे हैं। लेकिन बहुत अच्छी फिल्में, जो छोटी फिल्में हैं, उनको बहुत छोटे रेट पे ख़रीदा जाता है, लेकिन कई ऐसी फिल्मों की वजह से OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन बढ़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमने ऐसा सुना कि पुष्पा बहुत हाई रेट पे खरीदी गई, लेकिन पुष्पा को बहुत सारे लोग देख चुके थे ऑलरेडी थिएटर्स पे, इसलिए पुष्पा को OTT प्लेटफॉर्म पे कम लोगों ने देखा। लेकिन लापता लेडीज़ जैसी फिल्म वो ऐसी फिल्म थी जो कि एक अंडरडॉग थी, जिसकी वजह से OTT प्लेटफॉर्म को बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मिले, और लेकिन उस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे नहीं किया। तो ये जो पूरा गेम है ना कि OTT पे किस प्रोजेक्ट को कितना पैसा देना चाहिए, इसमें बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। राइट नाउ नोबडी नोज एंड समथिंग इज़ हैपनिंग बट पीपल हैव नो आइडिया। तो फ्यूचर क्या है? हो सकता है क्रिएटर्स के लिए ये फ्यूचर एम्पावरिंग है, व्यूअर्स के लिए ये फ्यूचर अफोर्डेबल है, OTT के लिए ये फ्यूचर थ्रेट है, और थिएटर वालों के लिए ये फ्यूचर हेडेक है। Hansal Mehta is another filmmaker who actually supported Aamir Khan in this gutsy move. He wrote on X, और आपको अपनी स्क्रीन पे उनका पूरा लेंदी सा पोस्ट दिख जाएगा, that Aamir's move is a smart, forward-looking move that deserves applause, not knee-jerk criticism. To sum it up, आमिर ने बोला मिडलमैन हटाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। थिएटर वाले बोल रहे हैं ये चीटिंग है, OTT वाले सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ऑडियंस चिल मोड में है। एक बात पक्की है, अब फिल्में सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, स्ट्रैटेजी से चलेंगी। इस बार के हमारे न्यूज़ मेकर्स बने हैं वो लोग जिन्होंने 2023 में अपनी फिल्मों के जरिए इस बार जीत लिए हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये जो नेशनल अवार्ड्स थे इस बार, ये काफ़ी हद तक नॉर्मल मेन स्ट्रीम फिल्म अवार्ड्स जैसे लग रहे हैं, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म एक्टर्स who have got a national award this year. Shah Rukh Khan got his first ever national award for जवान। उनके काफ़ी सारे फैंस को ये लग रहा है कि उनको पहले ही मिल जाना चाहिए था ये ऑनर फॉर फिल्म्स लाइक स्वदेश और माय नेम इज़ खान। उन्होंने ये ऑनर इस बार का फिल्म अवार्ड शेयर किया है विक्रांत मासी के साथ, who's got the best actor for the film 12th Fail, which is also such a brilliant film. Anyway, शाहरुख के फैंस को बहुत खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए। रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का ऑनर फॉर हर इमोशनल परफॉर्मेंस इन मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इफ यू हैव नॉट सीन दिस, प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। करण जौहर ऑल्सो गॉट अ नेशनल अवार्ड दिस टाइम फॉर हिज फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म को मिला है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड। नेशनल अवार्ड्स के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई व्हेन सुदीप्तो सेन गॉट द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर हिज फिल्म द केरला स्टोरी। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरी विजयन ने इसके बारे में ट्वीट कर दिया इस फिल्म के अगेंस्ट, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुदीप्तो ने उनका जवाब देते हुए काफ़ी सारे मीडिया इंटरैक्शंस किए। HT सिटी को उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, वेयर आई कोट दैट दिस इज एन एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टेड कॉमेंट फ्रॉम अ पर्सन लाइक हिम, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, he should not have said like this. If he would have seen the film, he would realize that the film has nothing to do with Kerala. Well, whatever the controversy, I think all of the people who got the film awards really have a reason to celebrate. इस बार के व्हाट टू वॉच सेक्शन में मेरे पास कोई फिल्मों के बारे में बात करने को नहीं है, क्योंकि थिएटर्स में एक तो सैयारा चल रही है और उसके बाद धड़क 2 और सन ऑफ सरदार भी हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कोई नई फिल्में रिलीज़ नहीं हुई हैं, बट एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम की एक सीरीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, देयर इज़ एन अमेरिकन गाय कॉल्ड जस्टिस रीड, Justus_Reed REID उनका हैंडल है। तो ये जो जस्टिस रीड है, इन्होंने 5,000 यूरोज़ में, जो कि तकरीबन इंडियन करेंसी में तकरीबन 5 लाख रुपए में, इन्होंने एक यूरोपियन कंट्री में जाके एक घर खरीद लिया है। ही इज़ कॉलिंग इट माई 5,000 यूरो होम। और जब ये बिना देखे खरीद लिया, एक जंगल में एक घर है, इट्स लाइक अ हाउस ऑन अ हिल। और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो देन ही रियलाइजेस कि उस घर को
घर तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, इतना घना जंगल है और उसमें हिल टॉप पर वो एक घर है जिसको तकरीबन 30-40 साल से उसमें कोई रहा नहीं है और वो बुरी हालत में है। सो नाउ दिस गाय, नाउ दैट ही ओन्स दिस 5,000 यूरो हाउस, वो अब लग गए हैं उस घर को पूरे तरीके से नए सिरे से बनाने के लिए। और जब वो वहां तक पहुंचने का रास्ता अपने हाथों से जंगल को हटा के बनाने लगता है तो उस आसपास के गांव के, उस क्रोएशियन या स्लोवेनियन गांव के लोग आ गए हैं और अब लोग उन्हें मदद कर रहे हैं। लेट मी टेल यू दैट दिस इज सच एन एडिक्टिव सीरीज। ये जस्टिस रीड हैंडल जो है इंस्टाग्राम पे, ये हर रोज एक रील डालते हैं, उसे वो डे वाइज नंबर करते हैं, जैसे डे 25 ऑफ माई 5,000 यूरो हाउस, और उस दिन वो बताते हैं कि उन्होंने आज क्या काम किया। एक पूरे घर को नए सिरे से बना रहे हैं। अगर आप इसे देखने लगेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी इसको रोज देखने की। और अब उनके 5.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और इस हद तक ये इंसान पॉपुलर हो गया है कि वहाँ उस यूरोपियन कंट्री के, जिसका नाम वो बताते नहीं है, इतने सारे ब्रांड्स हैं जो कि अब उन्हें फ्री में वहाँ चीज़ें भेज रहे हैं। तो कोई उन्हें घर की छत बनाने के लिए सामान भेज रहा है, सीमेंट कंपनी, कोई उन्हें बेड दे रहा है, कोई फर्नीचर कंपनी उन्हें सोफ़ा दे रही है, लेकिन पूरा का पूरा घर वो अपने हाथों से बना रहे हैं। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द वे आर्किटेक्चर फंक्शंस, और हम लोग क्या होता है कि हम कोई ना कोई बना हुआ घर खरीदते हैं या फिर हम किसी को बोलते हैं कि इस घर को बना लो, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, छत डालने से लेके, दीवारों से लेके, ज़मीन से लेके, पानी की पाइपलाइन से लेके इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। एंड व्हेन यू सी दिस यू विल रियली फाइंड दिस फैसिनेटिंग। सो justus_read on Instagram, that's my recommendation for what to watch this week. जरा सोचिए अगर ये होता कि जो बाजीगर का एक आइकॉनिक सीन था जिसमें शिल्पा शेट्टी के कैरेक्टर को शाहरुख खान छत से नीचे फेंकता है, वो ना फेंकता, या फिर डीडीएलजे में सिमरन से ट्रेन छूट जाती, या फिर शोले में गब्बर जय और वीरू को मार देता, पूरी फिल्म बदल जाती ना। ये सब मैं मज़े लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि इट हैज़ बिकम अ रियलिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Eros, the producers of Anand L. Rai's film Ranjana, recently re-released the film Ranjana with a different ending, और वो different ending, different climax उन्होंने बनाया artificial intelligence AI की मदद से। ओरिजिनल में रांझना में धनुष का कैरेक्टर जो है वो मर जाता है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे किया कि AI से अब उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ट्रैजिक एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग बन जाती है। इससे कुछ फैंस तो खुश हो गए हैं, लेकिन पीपल आर नाउ वेरी फ्रीक्ड आउट इन द फिल्म इंडस्ट्री कि ये हो क्या रहा है। द फिल्म टीम इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। धनुष जो कि एक्टर हैं, उन्होंने इस बार का हमें कोट ऑफ द वीक इस फिल्म के बारे में दिया है व्हेन ही शेयर्ड दिस ऑन हिज एक्स अकाउंट। The re-release of Ranjana with an AI-altered climax has completely disturbed me. This alternate ending has stripped the film of its very soul, and the concerned parties went ahead with it despite my clear objection. This is not the film I committed to 12 years ago. The use of AI to alter films or content is a deeply concerning precedent for both art and artists. It threatens the integrity of storytelling and the legacy of cinema. I sincerely hope that the stricter regulations are put in place to prevent such practices in future. मतलब सच में डर का माहौल है। आप सोचो AI आ गया तो फिर एक्टर्स की और किसी की ज़रूरत नहीं है, कहानी भी वो लिख देंगे, फिल्म भी वो शूट कर देंगे, क्लाइमैक्स भी वो बदल देंगे, क्या ही होने वाला है। Nobody knows what AI and the future has in store for us. So welcome to the On Call with segment in this episode. और इस बार हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़ रहे हैं जिनके बारे में मैं एक्चुअली कितना भी बोलूँ शब्द कम पड़ जाएंगे। He is soulful, he is versatile. Not only is his music magic, the man is magic himself. Please welcome Sonu Nigam. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेल। तो सोनू, आपने अभी हाल ही में अपना 52nd बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आवाज़ आपकी 21 साल की उम्र में थी और जो आवाज़ आपकी आज 52 इयर्स की एज में है, अगर मैं AI भी यूज़ करूँ ना उनके आपस में डिफरेंस ढूंढने के लिए, तो शायद उनसे भी नहीं, AI से भी नहीं हो पाएगा। तो ये राज क्या है कि आपकी आवाज़ तब से अब तक वही उतनी ही प्यारी, उतनी मेलोडियस चल रही है? What is the secret? Thank you for the compliment. I can only attribute it to the awareness that I have to keep working hard on my voice. मैं हमेशा ये बोलता हूँ भगवान को कि कभी इतना मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मत देना लाइफ की तरफ के प्रति कि मैं रियाज छोड़ दूँ या मैं अपने आप को कुछ बहुत समझने लगूँ कि अब तो हम पहुँच गए हैं, अब तो हमें आ गया है।
ये जो स्टूडेंट वाला जो है ना मेरा नेचर, स्टूडेंट सीकर वाला, वो ता जिंदगी रहे, भगवान करे। अकड़ नहीं आया कि हमको सब मिल गया है, आ गया है अभी। सो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट और तो चीजें मेरे हाथ में है नहीं जी। जिंदगी और मौत तो किसी के हाथ में होती नहीं है। कितना लंबा जीऊंगा ये नहीं पता मुझे। जो चीज मेरे हाथ में है वो ये है कि कम से कम अपने काम को सीरियसली करता रहूं और सीखता रहूं, और अपने अपने जैसे होता है ना, तलवार की धार तेज रहे हमेशा। तो ये जो फॉरएवर स्टूडेंट वाली फिलॉसफी है ना आपकी सोनू, आई थिंक दैट्स कीपिंग यू ब्यूटीफुली ग्राउंडेड एंड आई एम श्योर इट्स आल्सो गेटिंग यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। अब बात करते हैं जो आपका नया सॉन्ग आ गया परदेसिया फ्रॉम परम सुंदरी, वो तो कुछ अलग ही लेवल का वायरल होता जा रहा है, टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। तो इस हाँ हाँ हाँ। सॉन्ग के पीछे क्या स्टोरी है? इज देयर अ स्टोरी टू दिस? वही मैं तो कल रात को वैसे बैठा हुआ था, आई वाज जस्ट रीडिंग ऑल द मैसेजेस आई एम गेटिंग फॉर परदेसिया, एंड सोनल सच ही बता रहा हूँ, आई वाज क्राइंग, आई वाज लिटरली क्राइंग एंड सॉबिंग। आई वाज नॉट जस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि, आई वाज सॉबिंग इन ग्रेटिट्यूड। क्योंकि क्या है, इतना देखा है प्यार, सम्मान, कुछ चीजें बहुत मेहनत की नहीं चली, कुछ चीजें ऐसी अकस्मात चल जाती हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू रिसीव सो मच लव फॉर अ सॉन्ग। उसके पहले भी लास्ट ईयर मेरा भूल भुलैया वाला आया था, मेरे ढोलना आया था, उसके लिए भी बहुत इज्जत मिली। पर ये रोमांस है, दिस इज मेन स्ट्रीम रोमांस, एंड आई एम सिंगिंग फॉर सिद्धार्थ, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे इतना अच्छा लगा था कि मेरी आवाज उसकी प्यारी सी शक्ल पे इतनी अच्छी सूट हो रही है। It's like him singing my voice completely. So I was really really thankful to God. देखिए, आप मेहनत करते रहिए, कहाँ से क्या जादू होता है कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता एक्चुअली। और बहुत ही अलग लेवल पे कनेक्ट कर रहा है ये एक्चुअली, इट इज़ रियली टचिंग हार्ट्स। एंड यही बात है ना सोनू कि आपका जो म्यूज़िक है ना दैट कट्स अक्रॉस जनरेशंस एक्चुअली, देयर इज़ मतलब हर एज के इंसान को बहुत ही ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से वो छू जाता है आपका म्यूज़िक। तो ये तो आई मीन इट इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग ब्लेसिंग। Yeah, it is indeed a blessing and I'm really thankful to God for it. या सोनू, ये एक म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ट्रेंड आता जा रहा है ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। जैसे अभी अरिजीत सिंह कोलैबोरेटेड विद एड शीरन। आई एम श्योर विद अ करियर लाइक योर्स देयर वुड हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस वेयर सच इंटरनेशनल कोलैब ऑफर्स वुड हैव कम योर वे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस ट्रेंड, एंड इफ इट ऑल यू हैड टू डू एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट कोलैबोरेशन, हु वुड यू डू इट विद? I have done it in the past. I've done a song with Britney Spears long time back, but 10, 12 years back. Then Avicii, who passed away. At that time, India was not so open to it. वहाँ पे क्या था, आपके डिट्रैक्टर्स ज्यादा थे कि ये तो बॉलीवुड में है, इसको क्या मौका मिल रहा है। तो ईडीएम के जो चाहने वाले थे, दे आल्सो हैव अ कल्ट, रॉक का जैसे कल्ट होता है। सो दे फेल्ट कि हमारे ईडीएम में इसका दखल कैसे आया। सो इट वाज नॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू व्हाट वी डिड इन द पास्ट। आई थिंक द वर्ल्ड इज नाउ ओपन अप, इंडिया हैज ओपन अप, इतना क्लोज नहीं है अभी मामला। दे नॉट they're not questioning the fact that अरिजीत सिंह बॉलीवुड का क्यों एड शीरन के साथ में कर रहा है। दे आर वेलकमिंग इट। तो शायद times have changed, and if there is any such opportunity, I am doing actually something which will आपको शायद 2-4 महीने में बताता हूँ मैं आपको। There's something that we're doing internationally. उसको we haven't really done the song as yet, but I'll let you know very soon. But we'd love to break it whenever you're ripe and ready to make the announcement. Absolutely. Sonu, you're also one such person who's हमेशा। never held back when it comes to, you know, sharing sentiment or calling a spade, sharing views very openly. So this whole issue of whether or not we should have any kind of a collaboration with Pakistani artists, should we be playing cricket with them, should we be having artistic collaborations with Pakistan, especially in the light of Operation Sindoor. So what is your take on this entire thing? I the thing is, मैं तो पहले से हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, पेट्रियोटिज्म और रिलीजन, ये दो सबसे बड़े कारण हैं जितनी भी हत्याएं दुनिया में हुई हैं। रिलीजन, पेट्रियोटिज्म। जितने रेप्स, जितने हत्याएं, जितनी लूटमार हुई है, ये दो कारणों से हुई है। तुम मेरे धर्म के नहीं हो और तुम मेरे देश के नहीं हो।
तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि अ, इसके ऊपर का ही मेरे दिमाग में रहे। ऑफ कोर्स जैसे मेरी फैमिली मुझे प्रिय है, वैसे ही मेरा देश मुझे प्रिय है। ऐसा तो नहीं कह सकता कि मेरी मेरी फैमिली कभी मैं कुछ नहीं मानता, मैं देश को भी कुछ नहीं मानता। बट मैं उसके ऊपर हमेशा अपने आप को रखता हूँ कि मुझे एज़ अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को लिमिटेड नहीं करना। मेरा मोहल्ला, मेरी ज़ात, मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरा स्टेट, मेरी कंट्री, तो वो मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। हैविंग सेड दैट मैं गया था पाकिस्तान में 2004 में, तो मेरा तो बम ब्लास्ट ही ना, बम ब्लास्ट ही हुआ था ना कराची में। वहाँ के लोग अभी भी उसको दबाते हैं। कोई बुशरा नाम की कोई एक्ट्रेस है, वो कुछ कह रही थी कि छोटा सा बम फटा और सोनू निगम डर गया। तो डर गया तो शो वहाँ पे उसके बाप ने किया था क्या? वहाँ पे कॉन्सर्ट किसने किया था? मैंने किया था ना। अगर वो छोटा ब्लास्ट था तुम कह रहे हो, तो फिर तुम्हारे लोग वहां से क्यों अफरा तफरी मच रही थी? आर्मी के लोग वहां पर क्यों भगा रहे थे, चिल्ला चिल्ली क्यों चल रही थी वहां पे? तुम्हारे ही पाकिस्तान के जो लोग थे, जो मर गया, मेरे बहुत अच्छा दोस्त था वो, फुरकान सिद्दीकी, अभी मरे हैं वो। हम हर 10 अप्रैल को, हर पिछले 20 साल से हैप्पी बर्थडे बोलते थे एक दूसरे को, क्योंकि हम दोनों, हम सारी पूरी जो उनकी फौज थी, जो उनकी कैमरा टीम थी, वो भी तो उस बस में थे। तो एवरी 10th April यूज्ड टू से हैप्पी बर्थडे टू ईच अदर। तो वो सब मजाक था। तो अब अगर ऐसे हालात हैं कि तुम किसी आर्टिस्ट पे बम ब्लास्ट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो पटाखा छूटा और वो उतने समय डर गया, तो शो तेरे बाप ने किया था क्या? तो ये मेंटेलिटी जब होती है ना, तो फिर कैसे प्यार आएगा? अब जैसे अली जफर, एवरी वीक 2 वीक्स मेरी उससे बात होती है। बहुत प्यारा आदमी है वो, बहुत अच्छा आदमी है वो। तो जो हमारे माइंडसेट के लोग हैं, उनसे हम हमारा प्यार रहता है। कितने लोग पाकिस्तान के मेरे, एक अरसलान खान है, मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत। मैं उनका शुक्र, मतलब मैं उनका धन्यवादी हूँ कि वो इतना प्यार करते हैं। तो जो सही रहेगा वो सही रहेगा। एट दिस पॉइंट कौन क्या, जगजीत सिंह भी सब बोलते थे ना, कि जावेद साहब भी बोलते हैं कि लता जी तो कभी नहीं गए पाकिस्तान, है ना, वो तो नहीं उनको बुलाया गया कभी पाकिस्तान में। सो इट हैज टू बी बोथ वेज। हम तो उदार हैं ही हमेशा, उदार ही हैं हमेशा। हमारे, जब मैं सारेगामा करता था तो कौन आते थे? मेहदी साहब आते थे ना, गुलाम अली जी आते थे ना, फरीदा खानम जी आई है ना, परवेज मेहदी जी आए थे ना, तो हमारे शो में हमने बुलाया ना, उन सबको इज्जत दी ना, पूरी पर्याप्त इज्जत दी सबको। कितनी वहां से कितनी उदारता दिखाई जाती है। हाँ, वन वे नहीं हो सकता हमेशा। बंद भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हैविंग, मतलब इवन दो आई स्टैंड अबव पेट्रियोटिज्म एंड रिलीजन, आई ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट जिस घर में जहां नहीं सम्मान, वहां से प्रस्थान, ये मेरा मानना है। सही है, बिल्कुल सही बात है। सोनू, ये जो एआई की इंटरवेंशन हो रही है आजकल म्यूजिक में, अभी मत जैसे आपने देखा होगा सैयारा के सॉन्ग को एआई से किशोर जी की आवाज़ को रिक्रिएट करके जो अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी का रिम झिम गिरे सावन के वीडियो पे सैयारा का सॉन्ग डाला है, वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वायरल हो रहा है, अगर आपने देखा हो तो। ये जो एआई की इंटरवेंशन से पूरी की पूरी आवाज़ ही रिक्रिएट की जा रही है, वेदर ऑफ आइडल्स, लेजेंड्स और इवन द न्यूअर सिंगर्स। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? डज इट स्केयर यू समवेयर एज एन आर्टिस्ट टू थिंक व्हाट द फ्यूचर कुड बी विद दिस एआई इंटरवेंशन? एआई से हमें डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप में दम है, एआई तो वही कर सकता है जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फेड है उसको स्टिमुलेट करके वो कुछ गाना लिख सकता है, या ट्यून बना सकता है, या गा सकता है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन से। आप में दम है तो कुछ और नया करके दिखाओ। दम है ना, नया करो फिर। अगर आप वही वही सामान बेच रहे हो जो बाहर, जो पहले बेच चुके हो, तो फिर एआई आपका काम कर देगा। अगर आप में दम है तो नया सामान लाओ मार्केट में। सोनू, सतरंगी रे के नाम से आप एक 7 सिटी टूर करने वाले हैं, जो विच इज़ ऑल्सो अपेरेंटली बेस्ड ऑन द 7 शेड्स ऑफ लव। तो व्हाट इज सतरंगी रे टूर ऑल अबाउट, प्लीज? So this is not my idea. This is the idea of Rabbani and Namrata basically, and they are मेरे गुरुजी के बेटे हैं रब्बानी, गुलाम सरोवर खान साहब के बेटे हैं। एंड हम लोग सगे भाइयों से भी ज़्यादा नज़दीक है, इतना प्यार करते हैं सब एक दूसरे को। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपका इतना बड़ा गाना है सतरंगी, तो वो गाने को किससे हम इंस्पायर होके अगर हम उसको डिफाइन करें। आपके कितने गानों का रेpertoire है, हर तरह के गाने मैंने भगवान की कृपा से गाए हुए हैं, सैड भी हैं,
रोमांटिक हैं, पेट्रियोटिक हैं, फिलोसफिक हैं, तो क्यों ना हम उन गानों को सेग्रीगेट करें और हर फील को एक रंग से जोड़ें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आइडिया, मैंने बोला चलो करो। सो सब हमने इस पे थोड़ा सा पुट अ कलर टू एवरी इमोशन एंड इन द शो हम इसको प्रेजेंट भी कुछ ऐसे ही करने वाला है। इट विल बी ए कलरफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ माय लाइफ एंड माय रेpertoire। Wow. Sonu, I've attended your shows and you are such a marvelous performer on stage. मतलब वो जो मैजिक की मैं शुरुआत में बात कर रही थी ना, वो एक मैजिक तो आपके म्यूजिक में, आपकी आवाज़ में है, लेकिन टू सी यू परफॉर्म लाइव ऑन स्टेज with this amazing, incredible stamina, the energy, the devotion that you have towards the song that you're singing is completely a different experience altogether. I mean, it is really a pleasure for people to watch you perform live. Thank you, thank you so much. हाँ, I get I used to always say I die। मैं मर जाता हूँ स्टेज पे, मैं होता नहीं हूँ। हो जाता है कुछ, मतलब मैं अलग हो जाता हूँ, मैं होता नहीं हूँ। मैं फिर मुझे होश आता है जब स्टेज से नीचे उतरता हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आई डाई ऑन स्टेज। तो जो आप मुझे देख रहे हैं वो मेरा वो यूनिवर्स में मैं घुल जाता हूँ, मैं रहता नहीं हूँ फिर। कमाल है, मतलब एकदम कमाल। सोनू, अब मैं आपको एक थोड़ी सी दुविधा में डालने वाली हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग दिस और दैट विद यू, विच इज़ द वेरी जेंजी थिंग टू डू। क्योंकि हम सब तो जानते हैं कि हमारे कौन से फेवरेट सॉन्ग्स हैं सोनू निगम के, पर इससे हमें पता चलेगा कि आपके खुद के फेवरेट्स कौन से हैं आपके अपने गाए हुए गानों में से। सो टेल मी इन बिटवीन दिस और दैट, सो कल हो ना हो या अच्छा सिला दिया तूने? एक ने मुझे स्टार्ट किया, एक ने मुझे चलो आई वुड से कल होना हो। ओके, तो कल हो ना हो या ये दिल दीवाना? चलो ये दिल दीवाना को तो बराबर ही है सब। ओके, तो ये दिल दीवाना या मैं अगर कहूँ? ये दिल दीवाना। ओके, ये दिल दीवाना या सूरज हुआ मध्यम? ये दिल दीवाना। ये दिल दीवाना या तन्हाई? ये दिल दीवाना। माय गॉड, ये दिल दीवाना या साथिया? ये दिल दीवाना। फाइनली ये दिल दीवाना या अभी मुझ में कहीं? अभी मुझ में कहीं। अभी मुझ में कहीं में जादू है ना सोनू? हाँ, वो अभी भी मेरे ख्याल से मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी मम्मी का पार्टिंग गिफ्ट था मुझे। शी पास्ड अवे द वेरी नेक्स्ट ईयर। तो जब मुझे इतने सारे अवार्ड मिल रहे थे उस समय, तो मैं आता था, लेकर आता था मम्मी के पास। मम्मी वाज कैंसर रिडन, बेचारी पतली हो गई थी, तो शी वाज हैप्पी, आज ये सोनू ये अवार्ड लाया है, सोनू ये लाया अवार्ड। शी यूज्ड टू लुक एट मी विद अ काइंड फेस एंड कि मैं अब जा रही हूँ, ये ले, ये मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है। क्योंकि माँ और बाप का आशीर्वाद बहुत बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि आप बने ही उनके बॉडी से, तो जरूर अगर इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकते। माँ और बाप का कभी भी आप उनको लाइटली नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे माँ और मेरे बाप का मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ है। मैं जो भी कुछ हूँ, उनकी जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स थे, मैं वो हूँ। सोनू, आप क्या हमारे व्यूअर्स के लिए अभी मुझ में कहीं की एक लाइन गाओगे प्लीज? अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। My God, Sonu, this is the most goosebump inducing song ever. I mean, God bless. So, I've come to the last question. Sonu, this is our signature question, and we ask all our guests on this show this question. आपके लाखों करोड़ों फैंस हैं जो आप
को आइडलाइज करते हैं, तो अगर किसी को कल का सोनू निगम बनना हो तो उसे क्या करना होगा? सब किसी को मेरे मैं क्यों बनना है, सब अपना बनेंगे। मैं अपने आप को मैंने सबसे सीख सीख के अपनी जर्नी खुद ढूंढी, समझी कि मुझे करना क्या है। मुझे समझ में आया कि मेरे जितने भी गुरु हैं, चाहे वो रफ़ी साहब हों, किशोर कुमार जी हों, मुकेश जी हों, लता जी हों, मंदा डे साहब हों, तलत महमूद जी हों, हेमंत कुमार जी, इनको मैं बचपन से सुनता मानता आ रहा हूँ। तो उन लोगों की जर्नी, फिर उसमें मैंने जोड़ा अनूप जलोटा जी को, गुलाम अली जी को, पंकज उधास जी को, मेहंदी हसन जी को, सीख सीख के फिर मैंने थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक सुनना शुरू किया, क्योंकि बचपन में सीख नहीं पाया था। वो सब असिमिलेट करके अपनी आइडेंटिटी खुद समझ में आती है कि ये करके मुझे एक ये नहीं बनना था। यहाँ यहाँ से भी सीखा, यहाँ से यहाँ, तो सबसे सीख के फिर इंसान अपने आप को पाता है। वैसे ही हर किसी को कोई सोनू निगम नहीं बनना चाहिए उनको। वो मुझसे भी थोड़ा सा ले लें, अरिजीत से भी ले लें, शान से भी ले लें, सुखविंदर जी से भी ले लें, सबसे ले अपनी एक पहचान खुद ही बनेगी। सो मेन बात हमेशा मैं ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, नेवर लुक डाउन अपॉन एनी सिंगर, एनी अचीवर, एनी जॉनर ऑफ म्यूजिक, और किसी भी कला के, किसी भी कला या कलाकार को आप कभी नीचे ना देखें। वो क्यों फेमस हुआ है, वो आप ग्रहण करें। चाहे आपको लगे कि यार मैं उससे ज़्यादा सीखा हुआ हूँ, लेकिन अगर तुम ज़्यादा सीखे हुए हो और वो तुमसे ज़्यादा फेमस है, तुमको लग रहा है कि वो तुमसे कम गाता है, तो क्यों फेमस है वो जानो कि तुम में क्या रहेगी कमी जो उसमें नहीं है। उसका प्लस पॉइंट क्या है, जब तक आप सर नहीं झुकाएंगे उसकी अचीवमेंट की, और उसकी ये अरे क्या क्या जमाना आ गया है आजकल, क्या गा रहा है, क्या म्यूजिक है, पतन का कारण ही ये होता है। जब आप लोगों की बुराइयां ढूंढने में लग जाते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। आप देखें कि ये क्या है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, तब आप अपने आप को पाते हैं। तब आप, यू आर इन सिंक विद द यूनिवर्स, एंड गुड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू। वेल, थैंक यू सोनू फॉर सच एन इनक्रेडिबल आंसर। आई मीन बहुत ही ज़्यादा गहरी बातें आपने आज हमको बताई, एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो। एंड एज आई से, आई होप एंड प्रे दैट ऑल एंगल्स इन योर लाइफ remain the right angle. Thank you for your time, Sonu. थैंक यू सो मच, थैंक यू। And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please do not forget to share your feedback with me underneath in the comment section, or you can also write to me at sonal.kalra@hindustantimes.com. I'll see you all next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. This is terrible. 45 करोड़ रुपए आज इंडिया, 45 करोड़ रुपए। अनकोट तो बंद कर दिया, बड़ा एब्रप्ट सा बंद कर दिया, तोड़ दिया होता है प्रॉमिस। अब तो तुमने अपने आप से फीमेल कैसे बना दी, प्रॉमिस तोड़ दी। ये वाला मुझे ना इतनी जोर से हर्ष को ये कहना नहीं चाहिए था कि मेरा ये प्रॉमिस है जिसको मैं नहीं तोड़ दूंगी कि 1:30 बजे उसे स्टूडियो वापस मिल जाएगा।